हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे, रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट सबमिट की है सुप्रीम कोर्ट में, जहां बोला गया है कि लगभग 32,000 से ज़्यादा लोग जो है आसाम में डिटेक्ट किए गए हैं एज ए फॉरेनर्स बाय द फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स इन आसाम। तो पूरा कॉन्टेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेनली उसको डिस्कस करेंगे। जो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के सेक्शन 6A क्या है यहाँ पे, उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मेनली क्या एफिडेविट में नंबर ऑफ जो पीपल डिटेक्ट किए गए हैं या फिर केसेस पेंडिंग है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल होती है ये क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपके GS2 पेपर के हिसाब से, जो इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट सबमिट की है सुप्रीम कोर्ट में, जहां कहा गया है कि लगभग 32,000 से भी ज्यादा लोग जो है उनको डिटेक्ट किया गया है एज फॉरेनर्स। और ये डिटेक्ट किया गया है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स जो आसाम में है 1966 से। तो देखिए, यहां पे एक चीज आपको समझनी होगी कि बेस्ड ऑन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, तो इसका जो सेक्शन 6A क्लॉज 2 है, उसमें यह बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर आसाम में फ्रॉम तो 1971 से पहले जो है बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोला गया था, तो ईस्ट पाकिस्तान से 1966 से लेकर 1971 तक आए हैं, तो उनको देखिए रजिस्टर करना पड़ेगा फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के साथ। तो उनमें से सिर्फ अगर देखा जाए, सिर्फ 17,861 लोगों ने ही जो है अक्टूबर 31 तक रजिस्टर किए हुए हैं, जो उस टाइम आए हुए थे। काफी दशक भी बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं की थी। तो यहां पे पूरा एक्चुअली केस क्या है उसको समझना पड़ेगा। तो देखिए, सेक्शन 6A क्लॉज 2 सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, तो ये जो है स्पेशल प्रोविजन जो है आसाम के लिए स्टार्ट किए गए थे कि देखिए, एक व्यक्ति, यहाँ पे 3 कंडीशन है। एक व्यक्ति अगर आसाम, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भले ही हो, वो आसाम में आए हैं, यानी कि कैसे भी आए हो, ये 1 जनवरी 1966 से पहले अगर आसाम में वो एंटर कर दिए हैं, तो आसाम जो एक इंडिया का ही पार्ट है, तो वो जो है किसी भी हालत में अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे। दूसरा कंडीशन है कि एक व्यक्ति किसी भी सिचुएशन से अगर आसाम में एंटर किए हैं 1 जनवरी 1966 एंड 25 मार्च 1971, इस 5 सालों के दौरान अगर वो किसी भी हालत में आसाम में एंटर किए हैं फ्रॉम बांग्लादेश, तो यहां पे उनको फॉरेनर्स के हिसाब से डिटेक्ट किए जाएंगे। लेकिन देखिए, उनको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और रजिस्टर करवाने के बाद उनको 10 साल तक रहना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने अगर 1970 में आसाम में एंटर किया है, तो उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और 10 सालों तक 1980 तक जो है उनको आसाम में ही या इंडिया में रहना पड़ेगा। यहाँ पे रहने के बाद 1980 के बाद 10 साल जब उनके हो जाएंगे रेसिडेंस के बाद, उनको जो है अपने कंडीशंस वगैरह देख के कि किस हालत में वो आए थे, सब कुछ देखने के बाद उनको इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट कर दिया जाएगा। अभी देखिए, जो भी व्यक्ति ने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो उनको उसके बावजूद भी, भले ही वो 1970 में आए हैं, उनको फॉरेनर से डिटेक्ट किया जाएगा। तीसरा कंडीशन है कि 25 मार्च 1971 के बाद अगर किसी भी व्यक्ति ने आसाम में एंटर किया है इलीगली, तो उनको डिटेक्ट किया जा सकता है, डिपोर्ट किया जा सकता है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली इसके बारे में आपने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा ही होगा, लेकिन ये डेट्स जो है या फिर एटलीस्ट जो ईयर है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस एफिडेविट में की डेटास क्या क्या दिए गए हैं कि लगभग 17,800 व्यक्ति जो है वो जो 1966 से लेके 1971 के बीच में आए हैं, उन्होंने अपने आप को रजिस्ट्रेशन किया था फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के साथ। उसके बाद जो है अगर देखा जाए लगभग
3,34,000 से ज्यादा लोग जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे केसेस जो है ये 100 से भी ज्यादा जो ऑपरेशनल फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स जो है इनके द्वारा डिस्पोज अप कर दिया गया है। लगभग 97,700 से भी ज्यादा केसेस जो है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में अभी भी पेंडिंग है। और इनमें देखिए बहुत सारे लोगों की यहाँ पे अपील भी करते हैं कि उनके नाम एक्चुअली आनी चाहिए थी लेकिन आया नहीं यहाँ पे। तो लगभग 8,500 से आसपास के केस जो है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में अभी भी चल रही है, और यहाँ पे गुवाहाटी हाई कोर्ट में भी ऐसे केसेस चल रही है, आप आइडिया लगा सकते हैं। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है क्या। तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल क्या है कि क्वासी जुडिशियल बॉडीज है जिसको सेटअप किया गया था बेस्ड ऑन फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 और फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946। तो यहाँ पे देखिए इसके थ्रू स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो या फिर सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस हो, उनके पास यहाँ पे पावर होती है कि किसी भी पर्सन को अगर सस्पेक्ट देखा गया तो उनको फॉरेनर डिटेक्ट किया जा सकता है। तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये पावर होती है। तो ये देखिए जो एक ट्रिब्यूनल क्या करती है, जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, इनके पास पावर होती है, किसी भी व्यक्ति को समन कर सकती है यहाँ पे, जो उनको वोट लेने के लिए मजबूर कर सकती है, या फिर अपने आप को डॉक्यूमेंट्स जो है पेश करने के लिए यहाँ पे बोल सकती है। तो ये ट्रिब्यूनल्स जो है सिविल कोर्ट के ही पावर को पोजेस करती है अंडर द सीपीसी ऑफ 1908। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक व्यक्ति को वहाँ पे अगर मान लीजिए कि वो डिजर्व करते हैं एज ए इंडियन सिटीजन, लेकिन किसी वजह से उनका नाम अगर सिटीजनशिप में नहीं आया, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में वो अपील कर सकते हैं, और किसी वजह से जो है एनआरसी में भी अगर उनका नाम लेफ्ट हो गया तो वो फिर से अपील कर सकते हैं फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में। थोड़ा एनआरसी के बारे में भी हम लोग को जान लेना चाहिए यहाँ पे। तो एनआरसी क्या है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। तो ये बेसिकली 1951 में जब भी पहली बार सेंसस कंडक्ट किया गया था उसके टाइम ही उसको जो है फॉर्मुलेशन में लाया गया था। तो मेन क्या है कि उस टाइम में जितने भी विलेजेस है, जितने भी स्टेट्स के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में, वहां पे हर विलेज के घरों में या फिर होल्डिंग में एक सीरियल नंबर दिए गए थे। मान लीजिए कि एक स्टेट के, एक डिस्ट्रिक्ट के, एक विलेज में पर्टिकुलर 10,000 घर है, तो हर घरों में एक सीरियल नंबर दे दिया गया था, ताकि देखिए ये घर जो है उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, इंडिया के टेरिटोरी के अंदर आता है, और उनमें जितने भी निवासी है उनके नाम उस लीगेसी डेटा कोड में एंटर हो गया था 1951 में ही। यानी कि ये जो व्यक्ति 1951 में पर्टिकुलर उस घर में रिसाइड कर रहे थे वो इंडिया के ही सिटीजन हैं। बाद में देखिए लगभग 2015 में एनआरसी को अपडेट किया गया था आसाम के लिए, और उसी टाइम जो है 1951 का इस जो डेटा के साथ बेस करके जो भी देखिए 1951 के रहने वाले जो भी बुजुर्ग लोग हो वो शायद 2015 तक वो एग्जिस्ट ना करते हो, लेकिन उनके जो भी बच्चे हैं या फिर उनके जो भी बाद के जो लोग हैं उनको उनके फादर या फिर ग्रैंडफादर के थ्रू अपने आप को रजिस्टर करवाना था। तो यहाँ पे ये एनआरसी जो है 1951 के बाद जो है सिर्फ एक बार ही अपडेट किया गया था, और उसको सिर्फ आसाम में ही अपडेट किया गया था। लेकिन देखिए गवर्नमेंट यहाँ पे प्लान कर रही है कि उसको नेशनली फिर से अपडेट करना होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन एक चीज क्या होती है कि यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स आती है, यहाँ पे इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन फिर से एनआरसी लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो सपोज आउट ऑफ इंडिया डिसाइड कर रहे हैं, और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है उनकी ओरिजिन जो है उत्तर प्रदेश के एक गांव से है, लेकिन वो फिलहाल लास्ट अगर मान लीजिए कि 30-40 सालों से मुंबई में रिसाइड करे, तो काफी प्रॉब्लम्स होती है यहाँ पे अपने ही डेटा को फिर से ढूंढने के लिए। काफी कुछ एरर्स भी आते हैं। जो भी बुजुर्ग लोग 1951 में होते थे उनके नाम के साथ उनके फैमिली के अभी के नाम कभी कभी मैच नहीं करते, काफी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सबको ठीक करके फिर से आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द यूनियन गवर्नमेंट, उनकी जो स्टेप जो है जिन्होंने एक एफिडेविट सबमिट की है सुप्रीम कोर्ट में। तो लगभग 32,000 से ज्यादा लोग जो है उनको डिटेक्ट किया गया है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स इन असम के द्वारा एज फॉरेनर्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको सुलझाया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे जो राय है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए ऐसे खबर आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू
आपको प्रीलिम्स में या फिर मेंस में आपको सीधे सवाल यहाँ पे बन सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।